हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर जो था एडजस्टमेंट एंट्रीज का, उसमें हमने 6 पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया था, जिसमें मैं अगर रिकॉल करूंगा, हमने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़ा था, किस तरह से वो एडजस्टमेंट होती है और किस तरह से हम पहले परचेज को सारा खर्चा मानते हैं और बाद में हम एडजस्टमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जितना क्लोजिंग स्टॉक हमें बचा होता है। उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई एक्सपेंस है एट द पीरियड ईयर एंड, आपने अभी भी वो पे नहीं किया हो, तो आपको उसकी भी अकाउंट की एंट्री करनी पड़ी है, क्योंकि एक्रूअल बेस के हिसाब से आपका वो खर्चा हो गया। जिसमें मैंने सैलरी का एग्जाम्पल दिया था कि मार्च की सैलरी आपने अभी पे नहीं की है, तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट करते हो, ये एंट्री आप डालते हो और सैलरी को फिर खर्चा लेते हो पीएनएल में, और सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी है, वो आप बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी दिखाते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपने एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर दिया, मतलब अगले पीरियड का खर्चा है जो आपने इसी साल पे कर दिया, तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो इस साल का खर्चा है ही नहीं, तो वो आपका पीएनएल में नहीं जाना चाहिए, तो उसको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाते उस पार्ट को, तो एंट्री करते थे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस जो भी होगा, या प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट जो भी होगा, तो दैट एक्सपेंस, क्योंकि वो एक्सपेंस को आपने ज़्यादा दिखाया था तो उसको हमने कम करना होता है, तो एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं फिर, क्योंकि एक्सपेंस आपने ऑलरेडी दिखा दिया है। एडजस्टमेंट एंट्री के वक्त एक्सपेंस को कम करते हैं और एज एन एसेट उसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्रूड इनकम। अब उल्टा हो सकता है कि इनकम तो एक्रू हो गई, तो एज पर एक्रूअल कंसेप्ट हमें तो इसको इनकम लेना पड़ेगा, बट अभी हमें मिली नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, एक्रूड इनकम एसेट क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको उससे पैसा मिलना है, तो इनकम, अपनी इनकम आप बुक करोगे। इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप एफडी लगा तो बैंक में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज, बट आपको 5 साल बाद मिलेगा, तो आप क्या करते हो हर साल आप क्या करते हो, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इनकम तो लेते हो बट आपको अभी मिला नहीं है, क्योंकि वो ड्यू 5 साल बाद होगा, फिर आप उसको एक्रूड इनकम को एफडी में भी ऐड करके दिखाते हो कि अब आपकी एफडी की वैल्यू इतने, या अलग से एफडी प्लस एक्रूड इंटरेस्ट करके दिखाते हो कि फाइनल एफडी का वैल्यू इतना आता है। उसके बाद हमने इनकम रिसीव इन एडवांस पढ़ा था कि उल्टा हो रहा है, अब मैंने इनकम तो अगले साल होनी चाहिए एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, एज पर एक्रूअल कंसेप्ट अगले साल होना चाहिए, क्योंकि आप सर्विस अगले साल दोगे, बट आपने पहले ही फीस ले ली है, आपने मार्च में ही फी ले ली है उन सर्विस की जो आप अप्रैल में पढ़ाओगे, तो वो तो अप्रैल की इनकम होनी चाहिए, तो मार्च में आप उसको क्या बोलोगे, इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। अब कैश अकाउंट डेबिट तो पहले इनकम किया होगा डायरेक्टली, या तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किया होगा। अगर ये वाली एंट्री की तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मगर आपने कैश डेबिट करके पहले इनकम में ले लिया, तो उस इनकम को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो एडजस्ट एंट्री कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बोला था कि हम जब भी एसेट्स को परचेज करते हैं, हम सारा उसका क्या कैपिटलाइज करते हैं, बट फिर बोलते हैं जितना भी प्रोपोर्शन नेटली सिस्टमैटिकली इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा आउट ऑफ दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो इस साल के पीएनएल में जाना चाहिए बाय द वे ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन का खर्चा डालते हैं डेबिट, और एसेट को उतने वैल्यू से कम करते हैं, ठीक है। तो एसेट फिर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू पे दिखा देगा, और जो डेप्रिसिएशन पार्ट है वो पीएनएल में एज ए खर्चा जाता है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग या कार दिखाई है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएट होकर खत्म हो जाता है, हर साल के पीएनएल में वो एलोकेट हो जाता है। आज हम करने जा रहे हैं कुछ और एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें पहली एडजस्टमेंट एंट्री जो हम करेंगे बैड डेट के कंटेक्स्ट में करेंगे। बैड डेट का A to Z हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बैड डेट क्या होता है, डेट कहाँ से निकला है, डेटर से। डेटर वो बंदा जिसने आपसे माल उधार में लिया है, जिसको आपने माल उधार में भेजा है, जिसको आपने क्रेडिट सेल्स कर दिया, उसको आप डेटर बोलते हैं। उससे आपको पैसा लेना है, तो आपने डेटर एज एन एसेट दिखाया होता है, आपने डेटर एज एन एसेट दिखाया होता है, यू आर एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम हिम, बट कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर पैसे नहीं देता है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा जिसने आपसे माल लिया था ये पैसे बिल्कुल नहीं देता, तो उसको ये आपके लिए नुकसान होता है, तो दैट इज, क्योंकि वो आपको लॉस ऑफ एन एसेट होता है, तो वो आपका नुकसान होता है। उस नुकसान को हम अपने बिजनेस में बिजनेस की टर्म्स में क्या बोलते हैं, बैड डेट, ए डेट विच हैज बिकम बैड। तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गुड डेट एंड बैड डेट, ठीक है ना। तो जिन बंदों से आपको एक्सपेक्टेशन है कि हाँ पैसे मिलेंगे, दैट्स वेरी गुड। जिनसे नहीं है एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये बंदा आप पैसे नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। तो एक बंदा है, सपोज वो इंसॉल्वेंट हो गया, या पता चला कि ये तो फ्रॉडी बंदा है, इसने हमारा माल भी लिया तो आप तो पैसे देने वाला नहीं है, तो उन पैसों को उसको एसेट दिखाना अपनी बैलेंस शीट में सही नहीं रहेगा, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट
पिट जाएगा। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। अगर आपको लगता है कि इस बंदे से पैसे नहीं होने आने वाले तो आपको इससे बैड डेट डिक्लेयर करना होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आप प्रोविजनिंग करते हो बैड डेट की क्योंकि आपको लगता है कि क्या पता भाई अगर मैं इसको बैड डेट करके इसको खत्म करूंगा तो कल को फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा इससे पैसा ना, वो अलग बात है बंदा पैसे नहीं दे रहा है अभी नहीं देगा, बट एक उम्मीद तो है ना। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस बैड डेट को डायरेक्टली मतलब क्या करे, डेटर को खत्म कर ले अपने बुक से रख लेता है, तो उसके लिए वो प्रोविजनिंग वाला कंसेप्ट आता है। या आपको पता नहीं होता है कि कौन सा डेटर बैड हो जाएगा, मतलब एक तो है कि आपने सेल कर दी 1 लाख की उधार में, तो कॉमन परसेप्शन है कि 5% लोग नहीं देते हैं, तो आपको नहीं पता कौन सा बंदा नहीं देगा, बट एक कॉमन परसेप्शन है, इंडस्ट्री ट्रेंड है कि 5% लोग पैसे नहीं देते हैं, तो उसके लिए आप प्रोविजनिंग करते हो, उसके लिए कंसेप्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बट अगर आपको श्योरली पता है कि ये बंदा पैसे नहीं देगा, इसके अकाउंट को खत्म करना है, उसको हम बैड डेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक तो बैड डेट में दो रूम की चीजें कवर होती है, तो एक तो होता है कि बैड डेट मतलब पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है, और अगर कोई श्योर शॉट पता नहीं होता कौन सा बंदा पैसे नहीं देने वाला है तो आप उसके लिए प्रोविजनिंग भी करते हो, ठीक है ना। तो अगर आपके बैड डेट हो गए, सपोज आपका एक डेटर है जिससे आपने 10,000 रुपये लेना है और वो बैड डेट हो गया, तो आपके बुक्स में डेटर दिख रहा है 10,000 का डेबिट बैलेंस, हाँ, तो ये पैसे नहीं देने वाला है, तो ये तो आपका लॉस है। आप एसेट दिखा रहे थे 10,000 का, आप बोल रहे थे इसे 10,000 लेना है, अब वहां से कुछ नहीं आएगा, तो ये 10,000 का आपका नुकसान हो गया। तो नुकसान को जब आप बुक करना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये बैड डेट। तो आप बैड डेट का नुकसान बुक करोगे, आप बैड डेट की एंट्री करोगे, बैड डेट आपका नुकसान हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया टू डेटर अकाउंट। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं समझ सकते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच में बोलते क्रेडिट द गिवर, इसने तो ये दिया ही नहीं, इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, बट इसको आप मॉडर्न अप्रोच से समझोगे। ये आपका एसेट है, वो एसेट कम हो गया, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे, आप एसेट को कम करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। तो आपने बैड डेट का एक्सपेंस बुक कर दिया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 10,000। इस तरह से आप क्या हो जाएगा, आपकी पोजीशन इस तरह से हो जाएगी, जहां आपकी ट्रायल बैलेंस में अभी खाली डेटर आता था 10,000 से, वहां पे अब क्या हो गया, डेटर हट गया, बैड डेट आ गया 10,000, और वो बैड डेट फिर आप लाओगे कहां पे, पीएनएल में। तो आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया टू बैड डेट अकाउंट। यू विल नॉट बिलीव, मैं बहुत डर डर के लिख रहा हूँ अभी, रीज़न बीइंग कि मेरा लैपटॉप अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मतलब हैंग हो जाता है स्क्रीन, तो मैं बहुत डर लगता है कि कोई थोड़ा इधर ना हो जाए तो ये हैंग हो जाएगा, तो फिर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लग जाती है इसमें, ठीक है। तो ये बैड डेट की एंट्री तो मैंने कर दी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस में फिर बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया, मेरा नुकसान हो गया 10,000 का। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमें पता नहीं होता है कौन सा डेटर बैड हो जाएगा, बट ट्रेंड होती है कि हाँ 5-10% लोग पैसा नहीं देते हैं, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के साथ उनकी प्रोविजनिंग करते हैं। क्या करते हैं, हम उनकी प्रोविजनिंग करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम करेंगे या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों वन एंड सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, जैसा ब्याह मुसीबत येत लैपटॉप बस, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अगर मुझे बोलोगे आप सर आपकी नज़रों में क्या थोड़ा सा फर्क है इनका, आपकी नज़रों में इनका थोड़ा सा फर्क है, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं बोलूँगा हाँ बेटा थोड़ा सा फर्क है। बैड डेट मीन्स वो पैसा जो डूब गया, जो आना नहीं है, जो आपको पता कि हाँ ये बंदा तो इससे पैसे नहीं आना है। डाउटफुल मीन्स आपको नहीं पता कि शायद दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है ना, उम्मीद तो गिरती है। जहां पर आप उम्मीद नॉर्मल होती है वहां पे आप क्या प्रोविजनिंग करते हो, पर जब उसको आप फिर तभी आप सुनते हो कभी कभी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ये जो मैंने एंट्री कर दी थी, पता था कि वो बंदा पैसे नहीं देगा, बट आप उसको अभी बैलेंस शीट में एसेट ही दिखा रहे थे, जिस दिन आपने उसको एज एन एसेट भी हटा दिया, उसको बोलते हैं बैड डेट्स को राइट ऑफ कर देना। आपने उसको राइट ऑफ कर दिया अपनी बुक से, आपने उसको हटा दिया। अगर आप हटाना नहीं चाहते उस पर्टिकुलर डेटर को, या आपको पता नहीं है कौन कौन सा डेटर बैड हो जाएगा, और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रोविजनिंग करनी। आप लोग तो क्रेडिट सेल सारी सेल मानिए, बट 5% लोग तो पैसा नहीं देंगे, तो आपका सेल पूरी नहीं डालोगे, नहीं हम सेल पूरी डालेंगे, तो जितना परसेंटेज हमें लगता है एस्टिमेट पे डेटर्स नहीं देते हैं पैसा, उतने का हम प्रोविजनिंग करेंगे। अब प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, आप अभी किसी डेटर को तो क्रेडिट नहीं करोगे, क्रेडिट डेटर को खत्म नहीं करोगे, तो आपने क्या करना है,
प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब हम जो प्रॉफिट आया होता है, सपोज हमने अभी तक प्रॉफिट आया है 5 लाख रुपया, अभी तक हमारा जो पोजीशन है प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, प्रोविजनिंग करूंगा। आई एम रिजर्विंग सम मनी, आई एम टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम माई प्रॉफिट विच आई विल बी टेकिंग इन केस ऑफ अ सोल प्रॉपर्टी टू हिज कैपिटल, saying that you have earned this much amount, I will be proportionating, I will be allocating some amount from it towards those bad debts which I feel may not be realized in future। तो मैं प्रोविजनिंग करता हूं, मैं सारे प्रॉफिट को उसे ट्रांसफर नहीं करता कैपिटल में, मैं मतलब कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि 5% डेटर पैसा नहीं देंगे। अगर मेरे पास 5 लाख के डेटर है और मुझे लग रहा है 5% या 10% बैड डेट होते हैं, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। तो मैं 50,000 का प्रोविजनिंग करूंगा बैड डेट्स के लिए कि पैसा शायद डेटर नहीं देंगे, तो वो लॉस हो जाएगा। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा कि भाई ये इस साल के सेल्स से इतने डेटर्स क्रिएट होते हैं, तो इनका जो लॉस है वो इसी साल कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से भी जाना चाहिए इसी साल के पीएनएल में। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हो गया खत्म। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या हो गया, पीएनएल बनाने के वक्त मैंने ये एंट्री करती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो प्रॉफिट तो मेरा कम हो गया। अब मेरा नेट प्रॉफिट रहा 4.5 लाख, तो नेट प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बट डेटर कैसे दिखेंगे सर, डेटर का अभी डेटर तो मैंने कोई क्रेडिट नहीं किया सर, डेटर मेरे दिख रहे हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगर मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट में, अगर मैं एसेट साइड बनाऊंगा तो यहां पे मेरे डेटर दिख रहे हैं 5 लाख के, और मेरा यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस वाले नॉर्मली लायबिलिटी साइड आते हैं। तो अगर मैं प्रोविजन को यहां पे लिखूंगा, अगर मैं प्रोविजन को यहां पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 रुपया, कायदे से ये भी ठीक है, हाँ सर इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड से लिखोगे, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आप लिख सकते हो। बट इसका सही क्लैरिफिकेशन मतलब क्या है, मतलब सही तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन का, हम ये डेटर से लेस करते हैं। इसका क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट है एसेट साइड, सॉरी बैलेंस शीट में ये डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बट नॉर्मली एसेट्स को हम क्या करते हैं, एसेट्स को हम इस साइड लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स को इस साइड लिखते हैं, इन सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो डेटर का 5 लाख है, इसमें हम लेस करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट है ना खाली, वो तो कोई अकाउंट नहीं है, तो यहां पे हम प्रोविजन लेस करते हैं। हम बोलते हैं ठीक है मेरे डेटर 5 लाख है, बट आई एज्यूम कि 10% लोग पैसा नहीं देंगे, तो 50,000 लेस करता हूं, तो मेरे नेट डेटर जो है वो 4.5 लाख रुपए आ गए। पर जो मेरे लेजर्स होंगे वहां पे डेटर्स का बैलेंस 5 लाख होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से 50,000 रुपए मुझे नहीं आने वाले। हो सकता है 50,000 से ज्यादा बैड डेट हो जाए, हो सकता है 50,000 से कम हो जाए। तो मैं एस्टिमेट के तौर पे बोल रहा हूँ 5 लाख रुपए मेरे डेटर्स है, लेस करता हूं मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 50,000, तो मैं नेट डेटर्स दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट में 4.5 लाख रुपए। मगर ये पीछे 2 अकाउंट है, एक डेटर वाला अकाउंट है जिसमें 5 लाख बैलेंस है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जिसका क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपए। तो ये मैं प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाता हूं, मैं ऐसे दिखाता हूं डेटर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और बाहर आ जाता है फिर 4.5 लाख। ठीक है, और इस केस में अगर मैंने ये जो 8th केस है ये फॉलो कर दिया है, और फिर जाके एक्चुअल में बैड डेट अगले साल की बात करता हूं मैं, अब मेरा प्रोविजन है 50,000, सपोज अगले साल बैड डेट्स हो गए 40,000। अब बैड डेट्स हो गए 40,000, अब बैड डेट्स हो गए एक्चुअल में 40,000, उनमें से 40,000 लोग पैसा नहीं दे रहे। तो अब जब मेरा बैड डेट का लॉस है मेरे दोस्तों, बैड डेट का लॉस है वो तो मैं डालूंगा, हाँ सर, तो मैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर करूंगा, वो तो करना ही, अब डेटर को तो मैं राइट ऑफ करना है। तो मैं बैड डेट का लॉस बुक करता हूं, उसके लिए मैं एंट्री करता हूं बैड डेट अकाउंट डेबिट 40,000 टू डेटर अकाउंट 40,000। ये मैंने कर दिया, बैड डेट को डेबिट कर दिया और डेटर को क्रेडिट कर दिया, ये भी ठीक है।
डेटर को कम कर दिया। बट अब ये बैड डेट का 40,000 का लॉस है, तो क्या मैं इसको अब इस साल की पीएनएल में लूंगा? द आंसर इज नो। क्यों सर? आपने इसके लिए प्रोविजनिंग करके रखी है कि कल को बैड डेट हो सकते हैं। अब बैड डेट हो गए ना 40,000 के, तो अब इसको पीएनएल में मत ले लो। क्यों? पीएनएल से ऑलरेडी आपने एलोकेट करके रखा है 50,000 रुपया, तो उसके साथ एडजस्ट करो। तो आपने कितना प्रोविजन करके रखा है? 50,000। लॉस कितना हुआ? 40,000। तो प्रोविजन को क्या करोगे? डेबिट, और लॉस को क्या करोगे? क्रेडिट। तो फिर आप एंट्री करोगे, ये जो पीएनएल का, ये जो बैड डेट का लॉस था, इसको आप पीएनएल से राइट ऑफ नहीं करोगे, क्योंकि पीएनएल से ऑलरेडी आपने पैसे साइड में करके रखे, तो उसके साथ इसका हिसाब करोगे। तो आप एंट्री करोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितना हो गया अब लॉस? 40,000 टू बैड डेट अकाउंट, 40,000 रुपया टू बैड डेट अकाउंट, 40,000 रुपया। सगोक एक मिनट वेट कर देना। तो अब मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 40,000। अब मैं इसको पीएनएल से राइट ऑफ नहीं करूंगा, बल्कि मैंने प्रोविजन करके रखा है 50,000 का, उसमें से ये 10,000 लेस करूंगा। अब मेरे पास प्रोविजन कितना बचा है सर? अब प्रोविजन बचा है 10,000 रुपया। अब एट द ईयर एंड में देखूंगा मेरे डेटर्स कितने हैं। अब मेरे डेटर्स, सपोज अब मेरे डेटर्स है 7 लाख, और अगेन मैं बोल रहा हूं 10% प्रोविजनिंग करनी है, तो कितना करना है मुझे प्रोविजन? मेरा प्रोविजन होना चाहिए 17,000, बट मेरे पास कुछ प्रोविजन बचा हुआ है। हाँ सर, आपके पास अभी 10,000 का प्रोविजन बचा हुआ है, तो एडिशनल प्रोविजन कितना करना है सर? एडिशनल प्रोविजन हमें 60,000 करना है आप, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी करके है प्रोविजन। 7 लाख पे ऑन एन एवरेज 10% अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे यार 17,000 हो सकता है आपका बैड हो जाएगा कल, तो इसको लॉस को बुक करो आज ही, कंजर्वेटिव सर 10,000 का हमने ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा है, तो हमें एडिशनल प्रोविजन कितना करना है सर? एडिशनल प्रोविजन हमें करना है 60,000। एडिशनल प्रोविजन करना है हमें 60,000। तो इस 60,000 की एंट्री क्या करेंगे? अब इसको पीएनएल से डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 60,000। इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से पीएनएल में अब खर्चा जाएगा कितना? ये 60,000 प्रोविजन, क्योंकि लास्ट ईयर हमने 50,000 का प्रोविजन किया था, अल्टीमेट खर्चा होगा 40,000, तो 10,000 तो हमने कर ही दिया था वहां पे। तो यहाँ पे अब हमें सिर्फ अगर 70,000 लग रहा होना चाहिए, तो 10,000 है, तो 60,000 का और खर्चा इस साल डालेंगे। ये एक्चुअली होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये प्रोविजन वोविजन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के कंटेस्ट में आता है, तो इसमें ऊपर नीचे मैचिंग कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है, बट ये बिल्कुल फाइन माना जाता है, क्योंकि यू नॉट नो ना एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, तो आप एस्टिमेट से लगा तो इसमें नहीं बोलना कि सर लास्ट ईयर तो 50,000 ज़्यादा हो गया था, अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट ठीक करेंगे, नहीं, इसमें कोई बात नहीं होती है। अब ये जो मैं बोल रहा था आपको कि मैं डर रहा हूं कि मेरी स्क्रीन फ्रीज ना हो जाए, बट वो फ्रीज हो गई। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरी स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हो गई, तो मैं आपको ऐसे ही वो बता दूंगा। आई होप आप उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कर पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बैड डेट्स मैंने आपको बता दिया। प्रोविजन फॉर, मैं नहीं चाहता हूं कि अब मैं उसके लिए अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। एक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक तो होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दूसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आप डेटर्स को डिस्काउंट भी देते हो, कैश डिस्काउंट भी देते हो। अगर आपको लगता है कि आप इनको डिस्काउंट देने वाले हो, तो आप उसकी भी क्या करते हो? प्रोविजनिंग करते हो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अगेन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और फिर जाके आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? डेटर्स लेस एक्सपेक्टेड, जो हम उनको डिस्काउंट देने पड़ेंगे, मतलब लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। और इसमें आप प्रेजेंटेशन में कैसा रहेगा? डेटर लेस, अगर कोई बैड डेट हो गया वो तो खत्म होगा, लेस प्रोविजन और लेस डिस्काउंट ऑन
जो उनको दोगे। बट यहाँ पे ख्याल रखना मेरे दोस्तों, अब डिस्काउंट के लिए जो आप प्रोविजनिंग करोगे, डिस्काउंट के लिए जो आप प्रोविजनिंग करोगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, काश मैं लिख पाता, डिस्काउंट के लिए जो आप प्रोविजनिंग करोगे, डिस्काउंट के लिए जो आप प्रोविजनिंग करोगे वो किस पे करोगे सर? जो हमारे डेटर थे वो, उसमें से जो बैड डेट्स हो गए वो तो लेस कर दिए, मतलब ये अब डेटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पैसे देंगे, इसमें से 10% हमें लग रहा है प्रोविजनिंग करनी है, मतलब वो तो देंगे नहीं, तो जो आपको लग रहा है कि ये बंदे तो देंगे नहीं, तो क्या उस पर भी डिस्काउंट का प्रोविजन करोगे? नहीं। तो क्या आएगा, जो आपके पास नेट डेटर बचे हुए उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस करोगे, तो फिर आपको आ जाएगा कि वो डेटर जिनसे आपको पैसा लेना है, नेट डेटर जो मैंने बोला वो जो आपका डेटर का बैलेंस था उसमें से बैड डेट लेस कर दिए, अब वो हमारे डेटर बच गए कि हाँ इन लोगों से पैसा लेना है, उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस करोगे क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेड है कि शायद ना आ जाए। अब जो बचेंगे लोग, इट मींस इन्हीं से तो पैसा आएगा तो इन्हीं को डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो जो वैल्यू आ जाएगी उस पर हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी डेटर 1 लाख के है और आपने प्रोविजनिंग 10% कर दी है बैड डेट्स की, तो 1 लाख से आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? सिर्फ 90,000, तो 1 लाख माइनस 10,000 कितना आया? 90,000। तो आप डिस्काउंट को इनको दोगे, इन 90,000 को, तो सपोज इन पे 1% का डिस्काउंट देना है, तो 90,000 का 1% होगा, ना कि किसका? 1 लाख का। क्यों? 1 लाख डेटर है, बट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आएगा वैल्यू उस पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ गया। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर भी मैंने आपको बोला। उसके बाद मैनेजर्स कमीशन है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो इंशाल्लाह मैं किसी और लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे फॉर्मूला आपको दिखाने हैं मैनेजर्स कमीशन के बारे में क्या होता है। तो अगर मैनेजर कमीशन के बारे में बेसिकली ये रहता है, ये मैंने आपको पार्टनरशिप में भी करा दिया है, हालांकि आप लोगों को एसएसबी वालों को पार्टनरशिप नहीं देखना है, फाउंडेशन वालों को देखना है। मैनेजर्स कमीशन, अगर आपका मैनेजर है और उसकी कमीशन देनी है, और वहाँ पर डिपेंड करता है आपने क्या रखा है कमीशन, उसको जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा उस पर देना है। अगर नेट प्रॉफिट का आना है तो सीधे जो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन है, और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर चार्जिंग दैट कमीशन जो है उसका देना है तो फिर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन के लिए फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस द रेट, ये एक फॉर्मूला होता है इसका करने का। काश मेरे पास ये होता, मैं आपको दिखा देता, बट मेरे पास कैलकुलेटर, ये मेरा वो ही फ्रीज हो गया। तो अगर आफ्टर चार्जिंग साइज कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट जो बचेगा आफ्टर दिस कमीशन, या तो है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, अगर उसका 10% देना है तो जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है आपकी, वो जो पीएनएल बनाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑल एक्सपेंसेस बिफोर कमीशन, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसका 10% करके मैनेजर का कमीशन आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा। बट अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो इसकी बनेगा तब फॉर्मूला चेंज होता है। तो अगर आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपया बचे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, आपको अब 10% देना है नेट प्रॉफिट का, उस नेट प्रॉफिट का जो आफ्टर कमीशन होगी, तो इस वाले में कमीशन भी इंक्लूड है उस 5 लाख में। तो फॉर्मूला आएगा 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 110। क्यों? अब ये 5 लाख में 10 रुपया कमीशन है और 100 रुपया प्रॉफिट है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 110, अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाली बात है। और अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन वाली बात है तब तो सीधे बात है नेट प्रॉफिट का जो भी नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन इंटू दैट रेट 10%। ठीक है, तब 50 आ जाएगा, और अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा कम आ जाएगा। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल इररिलेवेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल फालतू कंसेप्ट है। बोलता है ओनर ने जो पैसा लगाया होता है बिजनेस में, उसको उसे क्या करेंगे? कमीशन देंगे, उसको हम कमीशन देंगे, तो उसको हम इंटरेस्ट देंगे। तो उसी ने पैसा लगाया है, इंटरेस्ट दोगे तो उसी के पीएनएल से लेस हो जाएगा। एंट्री करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर उसकी कैपिटल में ऐड करोगे, बोलोगे ये तो इसका पैसे के लिए फायदा है, तो आप फिर ऐड करते हो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट कर दिया वो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओनर अकाउंट, ओनर की कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट भी आ जाता तो प्रॉफिट भी आप कहां लेते? कैपिटल में। तो प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट लेस कर देना, फिर इंटरेस्ट को अलग से कैपिटल में लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आप ट्रू पिक्चर जानना चाहते हो कभी, जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, वहां पे बोलते हैं हम ये बंदा अगर ये पैसा कहीं और लगाता, जिसको हम इंप्लाइड कॉस्ट या हम नॉशनल कॉस्ट वो भी बोलते हैं, तो उसके लिए आप पीएनएल से लेस करते हो। बट टैक्सेशन में ये चीज़ आपको इसको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, आपकी इनकम में ये अलग से माना जाता है इंटरेस्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। और ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले पीएनएल से लेस करते हो इंटरेस्ट, फिर उससे कैपिटल में ऐड करते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर दिखाओगे एंट्री तो वही आएगा, पहले आप पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करोगे, प्रॉफिट में से जो भी आपका प्रॉफिट कम है उसमें से बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करूंगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दोगे? ट्रांसफर ओनर को, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करोगे और ओनर की कैपिटल को क्रेडिट करोगे, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज
विद रेस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया एडजस्टमेंट एंट्रीज का, इसके भी बच्चों की डिमांड थी। अब हमें बचता है बैलेंस शीट। कल हम बैलेंस शीट करेंगे, तो 1-2 लेक्चर में हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स कौन से, नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग वालों की। फिर हम क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं उनमें एक दो अकाउंट और बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है पहले, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फिर फाइनल अकाउंट्स भी कंप्लीट हो गए सोल प्रोप्राइटर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के